आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर तन्मय तालुकदार। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जो बात हमें याद रह जाती है वो ये होती है कि जिंदगी में हमने चुनौतियों का सामना किस तरह किया था। यही बातें हमें हौसला देती हैं आने वाली मुश्किलों से मुकाबला करने की। आज कोरोना के इस दौर में हमारी जिंदगी में बहुत सी चुनौतियां आ गई हैं। हम इनका मुकाबला भी बहुत संयम से कर रहे हैं। देखिएगा, जब कोरोना का दौर खत्म हो जाएगा तो इन विपरीत परिस्थितियों में हमारे द्वारा की गई कोशिशें हमें आगे के जीवन में भी प्रेरणा देती रहेंगी। और जब भी हम अतीत के पन्नों में झांकेंगे, हम इस बात के लिए गौरवान्वित होंगे कि मुश्किल हालात आने पर भी हमने अपना धैर्य और हौसला नहीं खोया और पूरी दुनिया के सामने मिसाल कायम की। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए और हाथ और मुंह साफ रखिए। अगर आप इन 3 बचाव के उपायों को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर हम कोरोना की इस जंग को जीत पाएंगे। श्रोताओं, आकाशवाणी पर हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपको सही और सटीक जानकारी दें। कोरोना को लेकर आपके मन में उठ रही शंकाओं और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के चेस्ट मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर तन्मय तालुकेदार। डॉक्टर तन्मय का चिकित्सा के क्षेत्र में लंबा अनुभव है और आपने टोबैको एंड रिलेटेड हेल्थ हैजार्ड नाम की एक किताब भी लिखी है। डॉक्टर तन्मय, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। कार्यक्रम में आने का अवसर मिला, धन्यवाद सिद्धार्थ जी। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर तन्मय, अगर हम देश में कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखें तो देश ने कोविड-19 की रोकथाम में एक और रिकॉर्ड बनाया है। संक्रमण के राष्ट्रीय दर में कमी आई है और ये घटकर 8% से कम हो गई है। ये क्रम पिछले 4 दिनों से जारी है। इस समय संक्रमण की दर 7.94% है और ये निरंतर घट रही है। निश्चित तौर पर संख्या और मामले जरूर कम हुए हैं, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। डॉक्टर तन्मय, आप इस वर्तमान स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अच्छी खबर ये है कि अगर हम सितंबर से ही तुलना करें, सितंबर के बीच में प्रतिदिन करीब जो मैक्सिमम नंबर गए वो 98,000 तक एक दिन में, मेरे ख्याल से 17 सितंबर के आसपास ऐसा रहा। अगर मृत्यु की संख्या देखें तो तब 1000 से ऊपर मृत्यु हो रही थी और हर एक मृत्यु दुखद है। परंतु आज की स्थिति अगर हम देखें, संख्या में काफी कमी आई है। एक्टिव केसेस जिसे हम बोलते हैं, जो इलाज जिन मरीजों को अभी मिल रहा है, वो करीब 7,72,000 के आसपास है, जो पहले से काफी कम है। रिकवरी रेट हम बोलते हैं, स्वस्थ हो जाने की दर 88%। और सबसे बड़ी बात, केस फैटेलिटी रेट, संक्रमित मरीजों में मृत्यु की जो दर है वो विश्व में सबसे कम 1.52 है। तो अगर हम ये सब चीजें एक साथ देखें और बड़े देशों से, उन्नतिशील देशों के साथ कंपेयर करें, डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर करें, तो हमारी जो डेथ पर मिलियन है, केसेस पर मिलियन है, हर चीज में हम पहले से काफी अच्छा कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु जैसा आपने बताया, हमें ढील देने का समय नहीं है, हमें सावधान रहना है। और उसके कई कारण हैं कि क्यों अभी खतरा बना हुआ है और हमें क्यों सावधान बने रहना है। जी। और डॉक्टर तन्मय, आपका रेस्पिरेटरी डिजीज को ट्रीट करने में लंबा अनुभव रहा है और इस समय मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है और बदलते मौसम के साथ दिल्ली जैसे महानगरों में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। बदलते मौसम में एस्थमेटिक पेशेंट्स में और इन जनरल किस तरह की सांस से संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, स्पेशली कोरोना के इस दौर में? जैसा हम बात कर रहे थे कि हमें सावधान रहने का समय है और ज्यादा ध्यान देने का समय है, और उसका एक कारण आपने बताया, प्रदूषण।
अभी प्रदूषण की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है और प्रदूषण के कारण पाया गया है कि आमतौर सभी वायरस की बीमारी जो है और कोरोना की ये वाली जो वायरस है कोविड-19 ये भी एक वायरस वाली बीमारी है, तो इसमें संक्रमण की संभावना और पहले से ज्यादा हो जाती है। दूसरी चीज, सर्दी आ रही है और सर्दियों में भी रेस्पिरेटरी जो डिजीजेस हैं वो पहले से ज्यादा हो जाती हैं। तीसरी जो जरूरी बात है और वो हमारे देश के लिए यूनिक है, हमारे देश के लिए अलग है, वो है त्योहारों का मौसम। इस समय त्योहार हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और अब से लेकर दिसंबर तक कोई ना कोई त्योहार होता रहता है। तो ये सब चीजें अगर हम एक साथ देखें तो फिर जो हमने जीत हासिल करने की शुरुआत की है, जाहिर है कि पहले से काफी अच्छे नतीजे आ रहे हैं। उस लीड को हम खो ना दें, वो जो हमारा सुधार हुआ है उसको हम किसी भी हाल में खोए नहीं, तो वो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। और जो हम आगे कार्यक्रम में बात करेंगे कि क्या क्या बचाव करने हैं, वो अत्यंत आवश्यक है, हम किसी भी हाल में ढील ना दें। पहली चीज ये। दूसरा जो आपने दमे के मरीजों के लिए बताया, जी हाँ, ये मौसम है जब दमे के मरीजों में जो दमे का दौरा है या दमे के अटैक्स हम लोग कहते हैं, एक्यूट एक्सरबेशन, वो इस मौसम में ज्यादा होता है। इसलिए दमे के मरीजों को बिल्कुल ध्यान रखना है, अपनी दी गई इनहेलर्स का, अपनी दी गई दवाइयों का सही तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर हम उसका वो नहीं करेंगे तो सिम्टम्स होने लगेंगे और ये कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा कि कहीं ये कोरोना तो नहीं, कोरोना जैसे सिम्टम्स तो नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि दमे के मरीज अपनी बताई गई दवाई और इनहेलर्स ठीक से लेते रहें। डॉक्टर तन्मय, टोबैको कंट्रोल यानी धूम्रपान और तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों के ऊपर आपने काफी काम किया है। कोरोना के इस दौर में कितना नुकसानदेह है धूम्रपान करना, स्पेशली अगर हम एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग की बात करें तो? जी, मैं तो कहता हूँ कोरोना तंबाकू छोड़ने के वालों के लिए एक वरदान बन के आई है। कैसे मैं समझाता हूँ। पहले स्मोकिंग करना या तंबाकू का इस्तेमाल करना, जो खैनी गुटखा खाते थे, उनके लिए अब मास्क एक बीच में एक दीवार बन के आ गई है। तो अगर हमने अभी तंबाकू नहीं छोड़ा तो फिर क्या फायदा। अब मैं तो कहता हूँ अभी नहीं तो कभी नहीं। इस मौके का फायदा उठाएं। तंबाकू कितना नुकसानदेह है वो सब जानते हैं, अब वो बताने का समय नहीं है। किसी भी उम्र के व्यक्ति को, चाहे वो यंग आदमी हो जो तंबाकू का सेवन कर रहा है या वयस्क आदमी हो जो स्मोक कर रहे हो, हुक्का पी रहे हो या बीड़ी पी रहे हो, तंबाकू और दूसरी बीमारियों का बहुत गहरा संबंध है। चाहे वो कैंसर हो, दिल की बीमारी हो, फेफड़े की बीमारी हो। तो समय आ गया है कि इस सिचुएशन को, इस स्थिति को हम अपने फायदे में इस्तेमाल करें। और हर तंबाकू इस्तेमाल करने वाले श्रोताओं से मेरी ये विनती है, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप प्लीज इस बुरी आदत को अब उखाड़ फेंकें, छोड़ दीजिए तंबाकू को। तंबाकू से कोई लाभ नहीं, नुकसान ही नुकसान है। बिल्कुल डॉक्टर तन्मय, जैसा कि आपने कहा कि मास्क जो है वो एक बड़ी दीवार के रूप में तंबाकू और हमारे मुंह के बीच में खड़ा हुआ है, तो उसके इस्तेमाल से ये बार बार एक तरह का रिमाइंडर है कि हमें तंबाकू का सेवन नहीं करना है। और आपने जैसा कि बताया कि एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग के बारे में, इससे कितना खतरा होता है कि अगर हम ऐसी जगह खड़े हैं जहां हमारा कोई मित्र स्मोक कर रहा है और हम उसके आसपास हैं, तो उसमें अगर जो हम एक्सहेल करते हैं धुआं स्मोकिंग के दौरान, तो कितनी संभावना होती है उसमें, क्या वायरल लोड बहुत ज्यादा होता है जिससे कोरोना के संक्रमण की संभावना हमारे अंदर बढ़ जाती है? जी, देखिए ऐसा है, जो स्मोक नहीं करते लेकिन आसपास स्मोकर्स के सामने खड़े होते हैं, वो भी तो वही धुआं अंदर उनके सांस के थ्रू जाता है, जिसे आपने बताया पैसिव स्मोकिंग या फिर एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक कहते हैं। अब ऐसा है कि हम अब तक ये जान चुके हैं कि कोरोना के कई मरीज जो है वो एसिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टोमेटिक होते हैं। मेजॉरिटी मरीज ऐसे होते हैं। तो वो स्मोक करने वाले के अंदर अगर कोरोना के वायरस हैं तो फिर वो सूक्ष्म कण बन के, हमारे जो थूक के साथ निकलते हुए सूक्ष्म कण है, उसी से तो कोरोना फैलता है ना। तो अगर वो बात करते हैं या धुआं छोड़ते हैं, या देखेंगे आप स्मोकर्स में कफ ज्यादा होता है, वो खांसते भी ज्यादा हैं आमतौर पे, जिसे हम लोग स्मोकर्स कफ कहते हैं। तो ऐसे मरीज भी नहीं, उन्हें तो खुद भी नहीं पता होगा कि वो कोरोना के वायरस कैरी कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो एनवायरमेंट में, वातावरण में कीटाणु छोड़ेंगे, और उनके साथ अगर कोई नॉन स्मोकर भी खड़ा है जो तंबाकू का सेवन नहीं करता, धूम्रपान नहीं करता, उनको भी खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए इट्स टाइम टू से नो टू स्मोकिंग। आपके आसपास भी कोई स्मोक कर रहा है तो समय आ गया कि हम आवाज उठाएं, बोले जी नहीं, आप बीड़ी या सिगरेट बंद करें।
जी, डॉक्टर तन्मय, आपका जो ये संदेश है हमारे बहुत सारे जो लिसनर्स हैं पूरे देश में उन तक पहुंच रहा है और मुझे लगता है कि आपने जो बातें बताई हैं उसका असर लोगों के ऊपर ज़रूर पड़ेगा। और इस बीच बहुत सारे श्रोता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले हम रुख करते हैं राजस्थान में श्रीगंगानगर का, जहां से हमारे साथ मुखराम जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मुखराम जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो। नमस्कार सर। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते जी। जी, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और अभी आप जो तंबाकू और उसके सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में बता रहे थे, बहुत अच्छा लगा सर। जी धन्यवाद। निवेदन करना चाहूंगा कि जो पराली से जो प्रदूषण हो रहा है, तो किसान भाई जो पराली न जलाएं ताकि कोरोना से संक्रमण के दौर में अपने उससे प्रदूषण से बचे रहें और कोरोना से बचे रहें। सर मैं जानकारी करना चाह रहा था कि इस समय मौसम बदल रहा है जी तो सामान्य जो मौसमी बीमारियां हैं वो और कोरोना का जो दौर है इसमें जो सूक्ष्म अंतर है उसका पता कैसे करना सर? जी बिल्कुल डॉक्टर तन्मय, इस समय ये बड़ा सवाल होता है क्योंकि जैसा कि मौसम में बदलाव हो रहा है, बहुत सारी ऐसे सीजनल बीमारियां हैं, सर्दी जुकाम होना आम है इस समय। तो कैसे पता लगाएं कि ये आम सर्दी जुकाम बुखार है या कोरोना का बुखार है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका सीधा जवाब ये है कि ऐसा बताना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी हम प्रयास करते हैं। क्योंकि देखिए, जो रेस्पिरेटरी वायरल बीमारियां होती हैं ना, जो इस मौसम में होती है, उन सबके आमतौर पे जो लक्षण हैं काफी मिलते जुलते वाले होते हैं। फिर भी हम कोशिश करते हैं। इस समय जो सबसे कॉमन होती है, जो हमेशा से आपने सुना होगा, सीजनल फ्लू या जो इन्फ्लुएंजा वाली परेशानी है, वो वाली बीमारी इस समय बहुत कॉमन होती है मौसम बदलने के साथ साथ। इसके अलावा जो आम सर्दी खांसी है वो भी कोरोना वायरस से ही होती है, लेकिन दूसरे कोरोना वायरस जो पहले से हमारे वातावरण में रहे हैं। इस कोरोना वायरस को नोवेल कोरोना वायरस कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल नया है। परंतु ऐसे 4 और कोरोना वायरस हैं जो इस समय सर्दी जुकाम करने में माहिर हैं इस बदलते मौसम में, और ऐसे ही 2-3 और अलग अलग वायरसेस हैं। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जो साधारण फ्लू है वो गला खराब करते हुए, छींक जुकाम करते हुए और हल्का सा शरीर में दर्द आमतौर पे वैसे होके ही ठीक हो जाता है। परंतु समस्या ये है कि कोरोना के अधिकतर मरीज, कोरोना से मेरा मतलब कोविड-19 के अधिकतर मरीजों में भी यही समस्या हो सकती है कि सिर्फ गला खराब हो, सिर्फ बुखार हल्का हो। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि हम बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना में ये हल्का खांसी, बुखार, शरीर में दर्द से फिर जब आगे बढ़ जाता है, सांस फूलना और पल्स ऑक्सीमीटर में सैचुरेशन का गिरना, छाती में भारीपन का आना, वो एक इमरजेंसी लक्षण होता है। इसीलिए मैं बताऊंगा और सबसे ये अनुरोध करूंगा कि बिल्कुल ध्यान रखें। अपने आसपास कोई कोविड मरीज है कि नहीं वो अपना जरूर ध्यान रखें। आपका इलाका कंटेनमेंट जोन है कि नहीं वो ध्यान रखें और बचाव करते रहें, क्योंकि दोनों बीमारियों का बचाव लगभग सिमिलर है। बाहर नहीं जाना, यही एक अच्छी बात है कि हर वायरल फ्लू जो है, हर वायरल बीमारी का बचाव एक जैसा है। नाक, मुंह, आंख को नहीं छूना है, मुंह ढक के रखना है। और अगर हम इन बचावों को करते रहें, गर्म पानी का सेवन करें, गरारे करते रहें, बहुत ज्यादा सर्दी में ना जाएं, अगर इन सब का हम ध्यान रखेंगे तो हर वायरल जो रेस्पिरेटरी मौसमी वायरल बीमारी है उससे बच पाएंगे। जी, और इस बीच हम रुख करते हैं महाराष्ट्र में थाने का, जहां से हरीश जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हरीश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ नमस्ते साहब जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, अगर सर्दियों में अगर वायरस के बिहेवियर में बदलाव आता है जी तो वैक्सीन का प्रोग्राम तो फेल हो जाएगा, उसके बाद प्लान भी क्या है? जी डॉक्टर तन्मय, जैसा कि सर्दियों का मौसम आने वाला है और कहते हैं कि सर्दियों में वायरस का प्रकोप बढ़ जाएगा, तो ऐसे में क्या कुछ सच्चाई है, कितना असर बढ़ेगा कोरोना के संक्रमण का? अब देखिए, इतना तो मानना जरूरी है कि सर्दियों में जो सीजनल वायरसेस हैं रेस्पिरेटरी वाले, वो ज्यादा हम लोगों को संक्रमित करते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर में ये वायरस ज्यादा देर तक सतहों में बनी रहती है और हम छू के फोमाइट के रास्ते से वो हमारे अंदर जाती है। इस वेदर में इनका इन्फेक्शन होना ज्यादा है। परंतु ये कुछ शायद स्ट्रेन्स की बात कर रहे थे कि भाई अगर वायरस बदल जाएगा तो क्या होगा, अगर म्यूटेशन हो जाता है, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर म्यूटेट होने के बाद क्या वैक्सीन के ऊपर भी कोई असर पड़ेगा, उसके प्रभाव पर असर पड़ेगा? जी, अब इनको मैं ये बताना चाहूंगा कि इतने बड़े म्यूटेशन होने के लिए, जैसे आमतौर पे इन्फ्लुएंजा वायरसेस में इतनी जल्दी म्यूटेशन होता है, उसको
हम तकनीकी भाषा में बोले तो शिफ्ट और ड्रिफ्ट बोलते हैं, एंटीजेनिक शिफ्ट और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। तो ये छोटे छोटे जो बदलाव हैं, अगर म्यूटेशन हो भी रहे हैं छोटे वाले, उससे वैक्सीन की बिल्कुल चिंता नहीं करें, वैक्सीन बिल्कुल कारगर रहते हैं। वो कई बार 10 साल लग जाते हैं इतना ज्यादा एंटीजन शिफ्ट होने में कि वैक्सीन कारगर ना हो, तो इसलिए चिंता नहीं करें, अभी इतना कोई मेजर म्यूटेशन नहीं हुआ है। बिल्कुल डॉक्टर तन्मय, इसके बारे में 1-2 दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है, म्यूटेशन को स्टडी किया गया है और ये भी कहा गया है कि बहुत ज्यादा ये वायरस म्यूटेट नहीं हो रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बात बताना चाह रहा था कि अभी चिंता ना करें। जो वैक्सीन्स हैं वो उनकी एफिशिएंसी और सेफ्टी 2 चीजें होती है कि वैक्सीन कारगर है कि नहीं और वैक्सीन सुरक्षित है कि नहीं। जैसे ही वो साबित हो जाएगा ट्रायल्स के थ्रू, तो वैक्सीन फिर कारगर रहेगी, आप चिंता नहीं करें। जी, और जो श्रोता हमसे कार्यक्रम में अभी अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आज की कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के चेस्ट मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर तन्मय तालुकेदार। और अब हम रुख करेंगे बिहार का, जहां से माधेपुरा से हमारे साथ फूलचंद शर्मा जी जुड़ चुके हैं। फूलचंद जी नमस्कार। हेलो जी, फूलचंद जी अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर, प्रणाम सर। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी प्रणाम। नमस्ते जी। सर मैं भूषण शर्मा मुरलीगंज मधेपुरा बिहार से बोल रहा हूँ। जी जी सर, जैसे कि मैं प्लम्बर का काम करता हूँ, तो जिस भी घर में जाते हैं तो अव्यवस्थित तरीका से नल और बेसिन वगैरह अगर रहता है जी, तो मैं कैसे सावधानी बरते और मैं किस तरह सुरक्षित रह के मैं काम कर सकूं जो कि हमें ये कोविड-19 का खतरा नहीं हो। जी डॉक्टर तन्मय, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे के घरों में जाके उन्हें, चाहे अगर हम इलेक्ट्रीशियन की बात करें, हम प्लम्बर की बात करें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों के घरों में जाकर काम करते हैं, तो ऐसे में उन्हें क्या सावधानियां रखनी चाहिए? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि कार्य तो हमें करना है, लॉकडाउन खत्म हो गया है और हमें अब अपने अपने व्यवसायों में लग जाना है। परंतु व्यवसाय में जाते वक्त हमें वो बेसिक नियम अगर हम पालन करें। अब देखिए, एक चीज कोरोना में जो नई जब बीमारी आई थी और डर था कि फैलेगा तो कैसे फैलेगा, बचाव कैसे करे, एक चीज तो अब साफ हो गई है कि मास्क इसका सर्वोत्तम बचाव है इस वक्त। और मास्क एक कारगर उपाय है, अगर हम उचित तरीके से मास्क पहने तो मास्क एक कारगर उपाय है हमारे बचाव करने का। बिल्कुल डॉक्टर तन्मय, अगर आप मास्क की बात कह रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो मास्क को लेकर अभी भी जागरूक नहीं हो रहे हैं और मास्क न लगाने के कई तरह के वो बहाने बनाते हैं। जैसे मास्क लगाने से सांस लेने में तकलीफ होती है, वो कहते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा अंदर ले लेते हैं, या फिर कई बार ये दलील देते हैं कि मास्क से इतना छोटा सा वायरस कैसे रुकेगा। आप ऐसे लोगों से क्या कहेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ऐसे भ्रामक जो सूचनाएं हैं उनसे हमें बचना है। मास्क कारगर उपाय है बचने का और मैं वो समझाने का प्रयत्न करता हूँ। सबसे पहले तो एक घटना आज मैं आपको बताता हूँ। आज ही हमारी ओपीडी में एक वयस्क महिला मास्क पहनी हुई खड़ी थी लाइन में हमें दिखाने के लिए, थोड़ी ही दूरी में, और अचानक उन्होंने मास्क उतारा और छींक दिया। तो ये जो एक हम लोगों के अंदर बना हुआ है कि अगर हम बात करेंगे तो मास्क उतारेंगे। यहाँ पे आज मैंने पहली बार देखा, जो वयस्क महिला थी उन्होंने छींकने के लिए मास्क को नीचे उतारा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि मास्क तो हमें तब बचाएगा, हमें और हमारे आसपास वालों को, जब हम उसको सही तरीके से पहनेंगे। तो मैं ये जरूर बताना चाहूंगा सबको कि मास्क अच्छे से पहने, कि नाक और मुंह ढका रहे। अब तो पूरा देश जान गया है कि मास्क पहनना आवश्यक है। मैं बस इस बात को दोहराना चाहूंगा कि उचित तरीके से मास्क पहने। जब हम बात भी कर रहे हैं तो भी सूक्ष्म कीटाणु हमारे जो थूक की बूंदों से बाहर निकलकर आसपास वालों को संक्रमित कर सकती है। तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि नाक और मुंह ढके रहे। बात करते वक्त भी मास्क की उतनी ही आवश्यकता है। छींकना तो दूर की बात है, छींकने और खांसने में तो सबसे ज्यादा कीटाणु बाहर आते हैं। जो आपका सवाल था कि ये मास्क बचाएगा कैसे, देखिए ऐसा है कि अभी भी जो अधिकतर इन्फेक्शन फैल रहे हैं वो ड्रॉपलेट के माध्यम से हैं। अभी ड्रॉपलेट क्या होता है? ड्रॉपलेट वो सूक्ष्म कण होते हैं जो हमारे बोलने, छींकने
छींकने या खांसने में निकलता है, पानी का कण होता है थूक के साथ, उसके अंदर होता है ये वायरस। तो ये ड्रॉपलेट जब हम मास्क लगाते हैं तो ये ड्रॉपलेट जो बड़ा है, वायरस हो सकता है बहुत छोटा हो, लेकिन आकार में ड्रॉपलेट बड़ा है और मास्क कई परतों का होता है, खासकर जो हमारे मेडिकल ट्रिपल लेयर मास्क हैं। तो जब हम छींकते हैं या बोलते हैं तो उस परत में जाके ये चिपक जाती है और बाहर नहीं निकल पाती है। इसी तरह हम दूसरों को बचाव करते हैं और बाकी जो परतें हैं वो बाहर से आने वाले जो हमारे ड्रॉपलेट्स हैं उनसे हमें बचाती है। तो इट्स अ टू वे प्रोसेस, हम खुद को भी बचाते हैं और आसपास वालों की भी रक्षा करते हैं। इसलिए मास्क अत्यंत आवश्यक है। बार बार सुन रहे हैं श्रोता, लेकिन ये जरूरी है कि खुद पहने, अच्छे से पहने और दूसरों को भी पहनने का अनुरोध करें। डॉक्टर तन्मय, आपने हमारे बहुत सारे श्रोता हैं और आजकल क्या है कि बहुत सारे लोग व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पढ़ते हैं और उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं और कई बार भ्रामक स्थिति पैदा हो जाती है। इसीलिए आकाशवाणी पर हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि आप जैसे एक्सपर्ट्स को बुलाकर और सही स्थिति क्या है, सही बात क्या है, जैसा कि आपने कहा कि मास्क वायरस जरूर छोटा है, लेकिन वो यहाँ पे एक सिंगल वायरस की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पे बात है ड्रॉपलेट्स के जरिए मल्टीपल वायरस की या किसी वायरल लोड की हम बात कर रहे हैं, नॉट ए सिंगल वायरस। तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन अब दूर हो गया होगा कि मास्क कितना इफेक्टिव है और ट्रिपल लेयर मास्क किस तरीके से हमको बचाता है। तो मुझे लगता है कि आपका इस संदेश सुनने के बाद हमारे जो भी लोग मास्क का प्रयोग कर रहे थे डर से, ना कि बचाव के लिए कि कहीं उनका चालान ना हो जाए, उन्हें मास्क लगाना है, कोई टोक ना दे, बल्कि इसे खुद से अपने प्रहरी के रूप में इसका उपयोग करें। ये आपका दोस्त है, आपको संक्रमण से बचाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, और सही जानकारी प्राप्त करने का समय आ गया है। अफवाहों से बचना है हमें और उचित जो सोर्सेज, उचित सूत्रों से, जैसे आपका प्रोग्राम है, ऑल इंडिया रेडियो है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जो वेबसाइट है उसमें हर भाषा में आर्टिकल्स हैं और सारी जानकारी दी गई है, FAQs हैं। तो सही सूत्रों से, सही जगह से, और ये भ्रामक खबरों पे विश्वास ना करें। जी बिल्कुल, और हमें उम्मीद है कि हमारे इस कार्यक्रम के जरिए श्रोताओं तक वो सारी जानकारी पहुंच रही होगी जो जिसे वो जानना चाहते हैं। और अब हम रुक करते हैं लुधियाना का, जहां से हमारे साथ कार्यक्रम में नरेश कुमार जी जुड़ चुके हैं। नरेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो सर, नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी सर, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। जी जी। पहला सवाल तो मेरा ये है कि जो मास्क है वो कैसी क्वालिटी का हमें बाजार से, और कैसे पता चलेगा भी ये अच्छी क्वालिटी का मास्क है? जी, सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं कि वो बिना सोचे समझे बोल देते हैं जी इसको तो कोरोना है। वो उसमें क्या होता है कि डॉक्टर की भी, एक अच्छे डॉक्टर की भी छवि खराब हो जाती है। उसके लिए हमारे डॉक्टर क्या कर रहे हैं? उनके को हमारा जो कानून है, आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं यही जानना चाह रहा हूँ। तो जी बिल्कुल, आपका सवाल जो है, आपका सवाल हमने सुन लिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बात ये इन्होंने जैसा कि पूछा है, बहुत अच्छा सवाल है कि बाजार में जब हम जाते हैं तो आजकल हर दुकान पे मास्क उपलब्ध है, लेकिन मास्क खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी बहुत अच्छा सवाल है। मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। मास्क आमतौर पे 3 तरह के मास्क हैं। एक तो जो क्लॉथ मास्क है जो हम घर में बना सकते हैं, 2 या 3 लेयर का, इसके बारे में वीडियोस इंटरनेट पे अवेलेबल है। सरकार के मंत्रालय में बड़ा अच्छा सुंदर सा वीडियो है कि रुमाल से कैसे बनाया जाए या फिर खुद कैसे स्टिच करें। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो क्लॉथ मास्क है वो रीयूजेबल है। ये तो अच्छी बात है कि हम उसे बार बार यूज कर सकते हैं, परंतु याद रखें कि रोज इस्तेमाल करके उसको धोना है, धूप में सुखाना है या अच्छे से सुखाना है और फिर रीयूज करना है। एक दूसरे का मास्क यूज नहीं करना है। तो फिर तो पहली चीज ये हुई कि हम एक मास्क खरीद के लाएंगे तो बात नहीं बनेगी। तो बाजार से जाके अगर हम क्लॉथ मास्क ले रहे हैं, जो साधारण मास्क है कपड़े का, वो एक से ज्यादा हो एक व्यक्ति के लिए। एक दूसरे का मास्क बिल्कुल यूज नहीं करना है। पहली बात ये। दूसरी बात जो इन्होंने पूछी कि और कौन से मास्क हो सकते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, कि जो सर्जिकल या मेडिकल मास्क होता है, आमतौर पे नीले या हरे रंग का नजर आता है, वो ट्रिपल लेयर मास्क होता है। तो उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और वो अच्छा बचाव करता है, लेकिन उसमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि वो रीयूजेबल नहीं है, यानी उसका हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। 6 से 8 घंटे में उसे फेंकना होता है। अगर वो गीला हो जाए तो उसे फेंकना होता है और उसे अच्छे से कान के पीछे बांधना होता है ताकि नाक
के ऊपर या ठुड्डियों के नीचे से हवा अंदर ना आए। जो तीसरे तरह के मास्क होते हैं जिसे N95 कहते हैं, वो मेडिकल वर्कर्स के लिए, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जो कोविड मरीजों में या कोविड मरीजों के आसपास कार्य करते हैं, उस बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, वो N95 मास्क है। परंतु हमारे साधारण दिनचर्या के लिए ट्रिपल लेयर मास्क या फिर कपड़े का जो मास्क है, कपड़े का साधारण मास्क बहुत अच्छा है। मैं तो कहूंगा 2 या 3 खरीद लें, अच्छे से बांधें, बाहर से आने के बाद उसको गर्म पानी में धोने दे दें और फिर दूसरा वाला मास्क पहने। इसी तरह उसको रीयूज करते रहें और सबका अलग अलग हो, एक दूसरे का इस्तेमाल ना करें। जी। और डॉक्टर साहब, इन्होंने दूसरा सवाल ये पूछा था कि क्या बिना टेस्ट के हम बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति को कोरोना है या नहीं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया। कोरोना का सस्पेक्ट तो हम कह सकते हैं कि इनको कोरोना का शक हो रहा है, उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ हम लोग बताते हैं, और वो बहुत बड़ा क्राइटेरिया। सिर्फ खांसी और बुखार होने से कोरोना का शक तो होता है, जो अगर कुछ 7 दिनों के कम में हो या अगर किसी के कांटेक्ट में आए हैं पिछले 14 दिनों में। परंतु उसके साथ साथ अब देखा गया है कि शरीर में दर्द, थोड़ा सा होश में कमी आना, या फिर डायरिया होना, या भूख न लगना, या फिर जैसे हमारा गले में इरिटेशन होना, या फिर जो स्मेल की प्रॉब्लम आना, कई बार शुरू इसी से होता है, जिस स्मेल ना आना या स्वाद ना लगना, ये सारी चीजें हों, उसकी कुछ क्राइटेरिया। खांसी बुखार है तो ये 2 से काम चल जाएगा, वरना 3 चीजें होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 सच फीचर्स हैव टू बी देयर। परंतु मैं फिर से बताना चाहूंगा, ये सब होने से वो कंफर्म कोरोना नहीं होता है जी। कंफर्म कोरोना करने के लिए एक ही तरीका है, वो है टेस्ट। आमतौर पे वो RT-PCR कहा जाता है, या CB-NAT या TrueNAT। एक और तरीका है जिसको रैपिड एंटीजन टेस्ट कहते हैं, उससे भी कोरोना की जांच हो सकती है। तो कोरोना के लिए जो जांच बताई गई है, वो पॉजिटिव आने के बाद ही कोई कंफर्म्ड कोरोना का मरीज बनता है। और डॉक्टर तन्मय, RT-PCR की टेस्ट की रिपोर्ट कितनी देर में आ जाती है? देखिए, RT-PCR में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रोसेस का टाइम लगता है, इसीलिए रैपिड एंटीजन टेस्ट कुछ जगह किया जाता है। परंतु मैं यहाँ बताना चाहूंगा, कंफर्मेटरी टेस्ट जो PCR बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जिसमें वायरस की जीन को मल्टीप्लाई करके उसको ढूंढा जाता है, एक विशेष टेक्निक है, उस बेसिस से कंफर्म किया जाता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट जल्दी होता है, आधे घंटे में उसका रिजल्ट आ जाता है। परंतु हमें यह ध्यान रखना होगा कि रैपिड एंटीजन टेस्ट आमतौर पे कंटेनमेंट जोन्स में किया जाता है, वो अगर पॉजिटिव है फिर तो कंफर्म कोविड कहा जाता है। और डॉक्टर तन्मय, मध्य प्रदेश में राजगढ़ का रुख कर लेते हैं। राम नरेश जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। राम नरेश जी, अपना सवाल जल्दी से पूछिए, समय कम है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते जी। मैं ग्राम कटारिया खेड़ी, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से राम नरेश बोल रहा हूँ जी। मेरा प्रश्न ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि लोग कई बार नदी और तालाब में नहाने जाते हैं जी, कई बार कुएं वगैरह में भी नहाते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति संक्रमित है और हमें पता नहीं है और हम उसके साथ नहा रहे हैं, तो और वो डुबकी लगा रहे हैं पानी में और बिल्कुल हम आसपास ही हैं, कई बार खेल भी खेलते हैं पानी में, तो जैसे क्या हमें संक्रमण हो सकता है? डॉक्टर तन्मय, ये सवाल जो है, अगर हम किसी नदी में स्नान करने जाते हैं या तालाब में स्नान करने जाते हैं और कॉमन प्लेसेस की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे क्या कितना चांसेस होता है संक्रमण का? जी, बहुत अच्छा सवाल है। इसको मैं सिर्फ नदी ही नहीं जनरलाइज करके बताना चाहूंगा इसका जवाब। परंतु एक आपका कुछ सेकंड और लूंगा ये बताने के लिए कि वो रैपिड एंटीजन टेस्ट की जो हम बात कर रहे थे, अगर वो नेगेटिव आता है तो उसका, अगर मरीज सिम्टोमेटिक है तो उसके बाद RT-PCR करना जरूरी है। परंतु ये सब निर्णय आप विशेषज्ञों और एक्सपर्ट्स के लिए हम रहने देते, परंतु ये ध्यान रखना है कि कंफर्मेटरी टेस्ट तो RT-PCR से ही होता है। डॉक्टर, समय खत्म हो रहा है, आप जल्दी से उसका जवाब दे दीजिए। जी जी जी, इस सवाल का ये जवाब है कि देखिए, पानी से ये बीमारी फैलती हो यह भी साबित नहीं हुआ है। पानी में पाया तो गया है, ऐसा हो सकता है, परंतु ये बीमारी फैलेगी पानी के छूने से, ऐसा नहीं है। परंतु जब आसपास 2 लोग नहाएंगे तो जाहिर है मास्क उतार के नहाएंगे, तो फिर नदी में ये जो पास नहाने वाला जो है है उसको दूर रहना है। अगर नदी में नहाना दूर रहना है, पास नहीं रहना है डॉक्टर तन्मय, और उचित दूरी बनाए रखनी है। आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने तमाम श्रोताओं की प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी।
श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि आप डॉक्टर तन्मय ने कोरोना से बचाव के लिए जो भी सलाह दी है आप उनका पालन करते रहिए और जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। इसी कामना के साथ कि आप स्वस्थ रहें, दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर तन्मय तालुकदार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।